नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ विशेष टिप्स बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं जब आप किसी की कुंडली देखते हैं और प्रेडिक्शंस करते हैं, उनको कुछ आंसर्स देते हैं। तो ये जो बेसिक टिप्स हैं ये आपके बहुत काम आएंगे दोस्तों। तो मेरा आग्रह है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो कि प्रेडिक्शन लेवल्स में आपके बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। तो इसी के ऊपर सारी वीडियो आज आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सबका दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। कुछ 3-4 अलग अलग जो आज मैं टिप्स हैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं। अभी इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, भारतीय ज्योतिष के हिसाब से आषाढ़ का महीना आरंभ हो चुका है दोस्तों, और इसमें एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और इसीलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि पंचांग देखने की जो एक हैबिट है, एक आदत है, आपको ज़रूर बनानी चाहिए। तो आषाढ़ के महीने में 5 शनिवार आ रहे हैं दोस्तों। तो जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव अच्छी पोजीशन पर नहीं है और उनका अगर व्यापार है साउथ की तरफ, साउथ साइड में अगर आपका व्यापार है, अपने जन्म स्थान से साउथ में अगर आपका कुछ व्यापार है, तो इस एक महीने में थोड़ा सा जो ट्रैवल है साउथ साइड में उसको अवॉइड करना है आपको। और साउथ साइड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे किसी देश की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया की ही बात करते हैं, तो साउथ में जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, कुछ कष्ट होने की बहुत ज़्यादा आशंका रहती है दोस्तों। कभी भी आप पिछले जो वर्ष हैं उनको उठा के देख सकते हैं। जब भी 5 शनिवार आते हैं किसी भी मंथ में, या 5 मंगलवार आते हैं, जैसे मार्च के महीने में भी 5 मंगलवार थे, जो कि 6, 7 आई थिंक 8 अप्रैल तक जो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से मंथ ख़त्म हुआ था, तो वो पीरियड भी बहुत कष्टपूर्ण गया था। इसी तरह से आषाढ़ के अभी महीने में 5 शनिवार आने की वजह से शनि दुख के कारक माने जाते हैं, शनि रोग के कारक माने जाते हैं। तो बहुत सी जगह पर ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां पे जनता को, क्योंकि शनिदेव जो हैं पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेवक हैं दोस्तों। जैसे राजा के सेवक होते हैं, इसी तरह से शनिदेव को सेवक कहा गया है। तो पब्लिक जो होती है इसके अधीन होती है, शनिदेव के अधीन सारी जितनी भी पब्लिक है। तो पब्लिक को कष्ट होगा, जनता को परेशानी होगी, कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ भी आ सकती हैं। तो 5 शनिवार होने की वजह से पूरे विश्व के लिए ये जो एक महीना है दोस्तों कष्टपूर्ण रह सकता है। कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हो सकती हैं, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना ही है, जिन लोगों के शनिदेव कुंडली में ख़राब हैं, अस्त हैं, बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव है, तो उनको इस एक महीने में थोड़ा सावधान रहना है दोस्तों। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको दोस्तों एक नई टेक्निक बताने जा रहा हूं जो कि शुक्रदेव से बनती है दोस्तों। देखिए, शुक्रदेव भोग विलास के कारक हैं, धन के कारक हैं। जब बल्क मनी मिलता है आपको तो उसके कारक शुक्र होते हैं। कहीं ना कहीं शुक्रदेव को जो काला धन होता है इससे भी रिलेट किया जाता है। तो 12th हाउस जो होता है ये शुक्रदेव को बहुत प्रिय होता है दोस्तों। कुंडली का 12वां भाव जो कि व्यय भाव माना जाता है, इसलिए शुक्रदेव जब 12वें घर में विराजमान होते हैं दोस्तों, किसी की भी आप कुंडली देख सकते हैं, अगर शुक्रदेव 12वें घर में विराजमान है तो व्यक्ति को भोग विलास में बहुत रुचि होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं नेचुरली उनको मिल जाती हैं। अगर शुक्रदेव छठे घर में भी हैं तो भी 12th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, तब भी व्यक्ति को इन चीज़ों का बहुत आनंद मिलता है। और नवांश में भी अगर शुक्रदेव 12वें घर में चले जाते हैं, खासकर मेल की कुंडलियों में, तो ऐसे लोगों की बहुत
गर्लफ्रेंड्स भी हो सकती हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। इस पे और भी कॉम्बिनेशंस ऐड होते हैं, लेकिन अकेले शुक्रदेव इतने पावरफुल होते हैं दोस्तों, अगर 12th हाउस में विराजमान है तो आपको इन चीज़ों का भरपूर आनंद दिलवाते हैं और साथ में आकस्मिक धन प्राप्ति भी करवाते हैं दोस्तों। अगर 12th लॉर्ड 12th में ही हो और साथ में शुक्रदेव भी विराजमान हो जाए तो आप 100% मान के चलिए भोग विलास और अबेंडेंस मनी जिसको कहते हैं, प्रचुर मात्रा में धन ऐसे लोगों के पास होगा अगर कुंडली में राजयोग विद्यमान है। अगर राजयोग विद्यमान है तो बहुत ज़्यादा धन होगा, राजयोग विद्यमान नहीं है तब भी धन की इतनी ज़्यादा कमी नहीं होगी दोस्तों। तो इसी तरह से शुक्रदेव क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए शुक्रदेव लगन में ही विराजमान है, ये किसी की भी कुंडली में लगन में विराजमान है तो शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में विराजमान है दोस्तों। तो फर्स्ट हाउस किसका व्यय भाव होता है, सेकंड हाउस से 12वां घर फर्स्ट हाउस होता है। तो शुक्रदेव ऐसे केसेस में क्या करते हैं, सेकंड हाउस को इम्प्रूव कर देते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल टाइम टेस्टेड टेक्निक है दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप प्रेडिक्शंस करेंगे बिल्कुल ठीक बैठेंगी। ज़्यादा जो बढ़ोतरी होती है वो इस हाउस से रिलेटेड जो रिलेटिव्स होंगे उनको ज़्यादा इसका प्रभाव देखने में आता है दोस्तों। तो अब मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। ये शुक्रदेव का बेसिक रूल है दोस्तों, क्योंकि व्यय भाव में शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जिस भाव से वो व्यय भाव में होंगे तो उस भाव की वृद्धि करते हैं। अगर उस भाव में कोई प्लैनेट विराजमान है तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। ये आने वाले समय में जब मैं और वीडियोस बनाऊंगा तो आपको प्लैनेट्स के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूंगा कि शुक्र से एक घर आगे कौन सा प्लैनेट है तो क्या वृद्धि कर सकते हैं शुक्रदेव। इसको एक एग्जांपल से अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर शुक्रदेव आपके लगन में विराजमान है तो क्या करेंगे, सेकंड हाउस से व्यय भाव में होने की वजह से सेकंड हाउस को इम्प्रूव करेंगे दोस्तों। सेकंड हाउस आपके कुटुंब का होता है, तो ऐसे केसेस में कुटुंब बड़ा हो सकता है, आपकी धन में वृद्धि हो सकती है, बेसिक एजुकेशन होती है उसमें वृद्धि हो सकती है। ज़्यादा चीज़ों को मैं यहाँ नहीं काउंट करूँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन सेकंड हाउस से जो भी कारकत्व होंगे दोस्तों उनको शुक्रदेव इम्प्रूव करेंगे। अब बात करते हैं, अगर शुक्रदेव यहाँ विराजमान है, मान लीजिए शुक्रदेव अगर सेकंड हाउस में विराजमान है तो क्या करेंगे, थर्ड हाउस के व्यय भाव में बैठे हैं तो थर्ड हाउस को इम्प्रूव करेंगे। थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का होता है, उनको जीवन में लाभ मिलेगा। थर्ड हाउस आपके हार्डवर्क का होता है, ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं। तो और जो जो चीज़ें थर्ड हाउस से होंगी उसमें शुक्रदेव वृद्धि करेंगे दोस्तों। ये सिर्फ एक पॉजिटिव वृद्धि होती है दोस्तों, शुक्रदेव यहाँ किसी तरह की कोई नेगेटिव वृद्धि नहीं करेंगे। शुक्रदेव क्योंकि नेचुरल शुभ ग्रह हैं इसलिए ये पॉजिटिव वृद्धि ही करेंगे। अब मान लेते हैं शुक्रदेव यहाँ विराजमान है तो क्या करेंगे, फोर्थ हाउस को ये इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि फोर्थ से 12वें घर में तीसरा घर इस घर से व्यय स्थान होता है। तो फोर्थ हाउस क्या होगा, आपका घर बड़ा हो सकता है, बेसिक एजुकेशन अच्छी हो सकती है, आपकी माता देखने में सुंदर हो सकती है। तो बहुत सी डीप प्रेडिक्शंस हैं दोस्तों। आपके पास बड़ी गाड़ी हो सकती है, बड़ी लग्जरियस गाड़ी हो सकती है, बड़ा घर हो सकता है, सुख सुविधाएं की किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। तो इसी तरह से अगर शुक्रदेव फोर्थ हाउस में होंगे तो क्या होगा, फिफ्थ हाउस को इम्प्रूव करेंगे क्योंकि अपने से एक घर पीछे हैं। अगर ये किसी फीमेल की कुंडली होगी तो फिफ्थ हाउस संतान का होता है, तो ऐसे केसेस में संतान ज़्यादा हो सकती हैं, 3-4-5 बच्चे हो सकते हैं। और फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन का भी है, एजुकेशन अच्छी हो सकती है। मोस्टली ऐसे केसेस में
व्यक्ति लॉ पढ़ सकता है। और ये मैं आने वाले समय में आपको और बताऊंगा कि शुक्र को लॉ से क्यों रिलेट किया जाता है, उसके साथ और क्या प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होगा जो व्यक्ति लॉ की तरफ झुकाव होता है। ऐसे लोग एचआर में भी काम कर सकते हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या कंपनी में किसी अच्छी कंपनी में काम करते होंगे और एचआर होंगे उस कंपनी में। शुक्र कंप्यूटर्स को भी सिग्निफाई करता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो 5th हाउस को ये इम्प्रूव करेगा। इसी तरह से अगर ये शुक्र देव 5th हाउस में विराजमान है तो क्या होगा, इस घर से व्यय भाव में आ रहे हैं। 6th हाउस आपकी जॉब का होता है, आपकी जॉब बहुत अच्छी होगी। और 6th हाउस क्या होता है दोस्तों, 6th हाउस लोन्स का होता है। आपको बहुत ईजिली लोन्स मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे शुक्रदेव कोई नेगेटिव चीज़ नहीं देंगे। ये मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ कि 6th हाउस अगर बीमारी का है तो आपको बीमारी की वृद्धि नहीं करेंगे। ये आपको यहाँ नोट कर लेना है अच्छे से। 6th हाउस आपके मामा का होता है, मामा पक्ष का होता है। तो क्या होगा, आपके मामा बहुत धनी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव जो हैं धन के कारक होते हैं दोस्तों, अबंडेंस मनी। तो आपके मामा बहुत धनी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर शुक्रदेव 6th हाउस में होंगे तो क्या होगा, इस हाउस से 12वें घर में आ रहे हैं तो 7th हाउस को बल करेंगे। 7th हाउस क्या होता है, विदेश में आपका व्यापार हो सकता है, पत्नी देखने में बहुत सुंदर हो सकती है। और 7th हाउस फ्रेंड्स का होता है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेम फेम आपको मिल सकता है। तो इसी तरह से अगर शुक्रदेव यहाँ प्लेस्ड होंगे, 7th हाउस में ही शुक्रदेव प्लेस्ड होंगे तो क्या होगा, इस घर से व्यय स्थान में आ रहे हैं। तो दोस्तों 8th हाउस क्या है, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। पैतृक संपत्ति जो होती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, वो मिल सकती है। आपके दादा या दादी जो होंगे वो बहुत रिच हो सकते हैं। अकस्मात आपको धन मिल सकता है अचानक ही, क्योंकि 8th हाउस क्या होता है, हाउस ऑफ सडननेस होता है दोस्तों। अचानक आपकी पत्नी के पास भी बहुत धन हो सकता है दोस्तों। अगर मेल चार्ट होगा तो पत्नी, अगर फीमेल चार्ट होगा तो पति। हालांकि पति के कारक गुरु भी होते हैं, लेकिन शुक्रदेव दोनों कुंडलियों में मैरिज के कारक होते हैं। यह मैं पहले भी बता चुका हूँ, चाहे वो फीमेल चार्ट हो चाहे वो मेल चार्ट हो, शुक्रदेव हमेशा मैरिज के कारक रहते हैं। लेकिन गुरुदेव एक एडिशनल मैरिज कारक होते हैं फीमेल्स में दोस्तों। तो अब बात करते हैं, अगर शुक्रदेव यहाँ विराजमान होंगे 8th हाउस में तो क्या होगा, आपके भाग्य को इम्प्रूव करेंगे। आपके पिता की जॉब बहुत अच्छी हो सकती है, पिता विदेश में भी सेटल हो सकते हैं। तो जो भी 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसमें आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर शुक्रदेव यहाँ स्थित होंगे 9th हाउस में तो क्या होगा, आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा दोस्तों। 9th हाउस में शुक्रदेव को मैं बहुत पावरफुल मानता हूँ दोस्तों। बहुत सी मैंने ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं, जब 9th हाउस में शुक्रदेव होते हैं तो ऐसे लोगों का जो व्यापार, जो बिज़नेस होता है वो बहुत लार्ज स्केल का होता है, बहुत विशाल बिज़नेस होता है। बहुत से लोग उनके अंडर काम करते हैं, क्योंकि इस भाव से व्यय स्थान में आने की वजह से 10th हाउस को वो इम्प्रूव करेंगे दोस्तों। और अगर यही शुक्रदेव कुंडली में लग्नेश हुए, मान लीजिए यहाँ 2 नंबर लगन है और 2 नंबर लगन के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और 9th हाउस में आ जाते हैं, तो समझिए आपने पूर्व जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो शुक्रदेव लग्नेश बन के आपके 9th हाउस में आ गए हैं दोस्तों। क्योंकि 10th हाउस को बहुत बल मिलता है इस केस में। और अगर व्यक्ति व्यापार करेगा तो उसका जो व्यापार है छोटे लेवल से अगर वो स्टार्ट करेगा, बहुत ऊंचे लेवल पे उसका व्यापार चला जाता है दोस्तों। उसके लिए दशाएं, अंतरदशाएं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, वो आपको ज़रूर देखनी है। कुंडली में कितने राजयोग हैं वो भी आपको ज़रूर देखनी है। लेकिन ये एक बेसिक प्रेडिक्शन है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं, अगर शुक्रदेव यहाँ विराजमान होंगे, मान लीजिए शुक्रदेव 10वें घर में विराजमान है, तो क्या होगा, 11th हाउस को इम्प्रूव करेंगे दोस्तों। 11th हाउस आपके बड़े भाई का घर है। आपके बड़े भाई रिच हो सकते हैं, आपके बड़े भाई फॉरेन कंट्री में रह सकते हैं और लाभ का भी घर है दोस्तों। तो आपको बहुत लाभ भी हो सकता है अपने जीवन में। अगर आपकी कुंडली में अच्छे राजयोग हैं,
केंद्र त्रिकोण के स्वामी आपस में युति कर रहे हैं, दृष्टि कर रहे हैं, तो ये शुक्रदेव 11th हाउस को लाभ पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी तरह से अगर शुक्रदेव यहाँ प्लेस्ड हैं, मान लीजिए 11th हाउस में ही शुक्रदेव प्लेस्ड हैं, तो क्या होगा, 12th हाउस को ये इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि 12वें घर से एक घर पीछे व्यय स्थान में है। तो 12th हाउस, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, भोग विलास, बल्क मनी, विदेश यात्रा और हर तरह की सुख सुविधाएं दोस्तों। 12th हाउस बेडरूम प्लेजर्स भी कहा जाता है। तो जो अविवाहित लोग होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है और शुक्रदेव अगर 11वें घर में है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और शुक्रदेव अगर 12th हाउस में होंगे तो ये शुक्रदेव की दोस्तों बेस्ट पोजीशन होती है। तो क्या होगा, आपका व्यक्तित्व जो होगा, आपकी जो पर्सनालिटी होगी, देखने में आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, क्योंकि ये लगन भाव से एक घर पीछे जो होता है व्यय भाव है, लगन का व्यय भाव है, तो लगन को बल मिलेगा। देखने में आप हैंडसम हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं। लड़की का चार्ट होगा तो देखने में बहुत सुंदर होंगी, लड़के का चार्ट होगा तो वो भी देखने में बहुत आकर्षक होंगे। आपका नेम और फेम बहुत ज़्यादा होगा। हर तरह की आनंद, भोग विलास, ये सब चीज़ें आपको अवश्य प्राप्त होंगी दोस्तों। तो ये शुक्रदेव का कुछ शुभ रिज़ल्ट है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। इसको आप कुंडलियों में चेक करेंगे दोस्तों, एक एक करके आप कुंडलियों में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ये जो टेक्निक है इसकी रियलिटी पता चल जाएगी दोस्तों। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ और कॉम्बिनेशंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों कुंडली में, और अक्सर हम लोग उन कॉम्बिनेशंस को नहीं देखते हैं। और कोई कुंडली दिखाने अगर आपके पास आता है तो वो पूछता है कि सर मेरी तो राजयोग की दशा चल रही है या नीच भंग राजयोग है मेरी कुंडली में, तो मुझे उसका जो रिज़ल्ट है वो क्यों नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो इसके लिए एक दीप्तांश चक्र होता है दोस्तों, वो मैं अभी यहाँ बनाने जा रहा हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसके ऊपर मैंने कुछ नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, बहुत पुराने नोट्स थे मेरे पास, उनसे मैंने ये कॉपी किया है और मेरे गुरुजी मेरे को अक्सर ये यूज़ करना सिखाते थे। तो मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। दीप्तांश चक्र कहा जाता है दोस्तों। थोड़ी सी मेरी हिंदी वीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इसमें क्षमा भी कर दीजिएगा। और यहाँ ग्रह लिख देते हैं और यहाँ उनके दीप्तांश लिख देते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ ग्रह जो आएंगे, सबसे पहले सूर्य, इनके जो दीप्तांश दिए गए हैं वो हैं 15। उसके बाद यहाँ आएंगे चंद्रदेव, इनके जो दीप्तांश दिए गए हैं वो हैं 12। और उसके बाद आते हैं मंगलदेव, और मंगलदेव के दीप्तांश है 8। उसके बाद बुधदेव आते हैं दोस्तों, बुधदेव को दिए हैं 7। और बुधदेव के बाद आते हैं बृहस्पति देव, जिनको दिए गए हैं 9, और उसके बाद आते हैं दोस्तों शुक्रदेव, जिनको दिए गए हैं 7 दीप्तांश। और लास्ट में आते हैं दोस्तों शनिदेव, और शनिदेव को 9 दीप्तांश दिए गए हैं दोस्तों। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे आपको यूज़ करना है, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब करूँगा और आपको समझाऊँगा कि आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, और पहले मैं बेसिक कैलकुलेशन आपको यहाँ बता देता हूँ।
मान लीजिए चंद्रमा और मंगल, ये दो प्लैनेट्स हैं आपकी कुंडली में, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों। चंद्रमा और मंगल एक दूसरे पर कुंडली में दृष्टि डाल रहे हैं, और चंद्र मंगल योग, जिसको लक्ष्मी योग भी कहा जाता है एक तरह से, चंद्रमा जब मंगल चंद्रमा की आपस में दृष्टि होती है तो लक्ष्मी योग भी बनता है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी ये देते हैं, दोनों मित्र हैं। लेकिन आपकी दशा अंतरदशा भी चंद्रमा और मंगल की चल रही है, लेकिन जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है, इसको मैं यहीं एक छोटी सी कुंडली यहाँ बना लेता हूँ दोस्तों, उसी के माध्यम से हमें यहाँ समझ में आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दीप्तांश का बहुत महत्व है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो लोग प्रिडिक्शन लेवल्स सीखना चाहते हैं वो इसको अवश्य यूज़ करें। मान लीजिए आपके चंद्रदेव यहाँ पे हैं और 24 डिग्री पे हैं, और मंगल देव यहाँ पे हैं और ये 8 डिग्री पे हैं। तो 24 में से 8 गए तो कितने आएंगे दोस्तों, 24 माइनस 8, तो ये 16 अंश आ जाएंगे दोस्तों। तो ये आपने यहाँ नोट कर लेना है कि दोनों की डिग्रीज कितनी है, जो प्लैनेट्स एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं उनकी डिग्रीज कितनी हैं दोस्तों। अभी मैं यहाँ लगन पे कोई नंबर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं सेकंड वीडियो में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी आपको बताऊँगा। तो अब कैलकुलेशन पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चंद्रमा को दिए हैं 12 दीप्तांश, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 12। मंगल को दिए हैं 8, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो अब क्या करना है, आपको इसका आधा कर देना है दोस्तों। 20 को आप आधा करेंगे, 20 का डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, वो एक ही बात है, तो ये 10 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दीप्तांश जो आया हमारे पास 10 आया है दोस्तों। तो अब इसको कैसे आपको कोरिलेट करना है कुंडली से, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 16 अंश का, लेकिन दीप्तांश 10 अंश आ रहे हैं दोस्तों। तो अगर चंद्रमा और मंगल एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे और उनकी डिग्रीज का जो डिफरेंस होगा 10 से कम होगा, तभी जो शुभ रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेंगे दोस्तों। अगर 10 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस होगा, जैसे कि यहाँ 16 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो मंगल देव और चंद्रदेव एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसका किसी भी तरह का कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा दोस्तों। ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है, इसको आप यूज़ करें। इसको मैं एक और एग्ज़ाम्पल से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे शनिदेव हैं, उनकी डिग्री है 24, और यहाँ पे बृहस्पति देव हैं, उनकी डिग्री है 28। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, 28 माइनस 24, तो ये 4 अंश का डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों। ये आप यहाँ नोट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ रब करता हूँ जल्दी से। बृहस्पति के कितने अंश दीप्तांश दिए हैं यहाँ पे, 9। शनिदेव को भी 9, तो ये हो गया 18। इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा दोस्तों 9। तो इसका मतलब है शनिदेव और बृहस्पति देव जब एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे तो 9 अंशों का डिफरेंस होना चाहिए। 9 अंश से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उनका जो एस्पेक्ट है किसी तरह से काम नहीं करेगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए सिर्फ 4 अंश का ही डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये है जो दृष्टियाँ दोनों एक दूसरे पर दे रहे हैं, इसका 100% रिज़ल्ट आने वाला है दोस्तों। और आज मैं आपको एक योग यहाँ बता देता हूँ। शनिदेव और गुरुदेव जब एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं और चंद्रमा से केंद्र में होते हैं, मान लीजिए चंद्रमा से केंद्र में गुरुदेव हैं और शनिदेव भी केंद्र में होकर
गुरुदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये दृष्टि पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए दोस्तों, 7वीं दृष्टि होनी चाहिए। ये बहुत कम कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसको क्या कहा जाता है, ये एक ज्योतिषी बनने का बहुत ही प्रबल योग होता है दोस्तों। तो ये योग कैसे बन सकता है ये आप देखिए। अगर किसी की कुंडली में चंद्रदेव यहाँ विराजमान है, गुरुदेव यहाँ विराजमान है, शनिदेव यहाँ विराजमान है, तो शनिदेव गुरुदेव आपस में दृष्टि डालेंगे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन उनकी दृष्टि का जो डिफरेंस है वो 9 अंश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चंद्रमा से केंद्र में गुरु, गुरु पर शनिदेव की दृष्टि एक अच्छे ज्योतिषी बनने का बहुत ही प्रबल योग होता है और बहुत ही पावरफुल, जिसको आप कह सकते हैं, ये योग होता है दोस्तों। तो ये दीप्तांश चक्र है जो आप नोट करें, इसको अप्लाई करें डिफरेंट चार्ट्स में। और कुछ और 2-3 चीज़ें थी जो मैं यहाँ बताना चाहता था दोस्तों, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इस वीडियो को 30 मिनट्स होने वाले हैं, क्योंकि मैं घड़ी अपनी यहाँ देख रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो, फिर समझने में आपको डिफ़िकल्टी आएगी। तो इसको सेकंड पार्ट में अभी मैं कंटिन्यू करूँगा और उसमें मैं आपको कुछ और टिप्स बताऊँगा कि लग्नेश और थर्ड लॉर्ड जब एक साथ जुड़ जाते हैं और किसी प्लैनेट पर या किसी भाव पर दृष्टि डालते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन इसको आप जब अप्लाई करेंगे कुंडलियों पे तो बहुत ही सटीक रिज़ल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति